हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। किस तरह से सेंट्रल जो थी उसे डिवाइड किया गया या और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया इंडिया में। वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि फेडरलिज्म जैसे हमने पढ़ा इसके पहले, तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो 2 या 3 टायर्स में डिवाइड की जाती है। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक हमने सिर्फ 2 टायर्स गवर्नमेंट पढ़ी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो जो हमने अभी तक पढ़ी गवर्नमेंट में हमारी कंट्री में जो है, बट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन इतनी बड़ी या इतनी वास्ट जो कंट्री है इंडिया में, कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स। ये पॉसिबल नहीं है कि ये 2 टायर्स की गवर्नमेंट के थ्रू ही पूरे इंडिया की या पूरी इतनी बड़ी वास्ट कंट्री को चलाया जाए। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। मतलब अगर हम पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें इंडिया में, तो वो इतने बड़े हैं, पॉपुलेशन के कंसर्न में देखें तो इतने बड़े हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है यूरोप की, उसके कंपैरिजन में देखें तो हमारे स्टेट्स ज़्यादा बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। मतलब पूरे रशिया की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र जो है पूरा, वो पूरी जर्मनी जो कंट्री है उसके बराबर तो हमारा सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट ही है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मेनी ऑफ द स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और ये स्टेट्स जो हैं वो इंटरनली बहुत ही डाइवर्स हैं, बहुत ही फैले हुए हैं, या बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस या अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं। दस देयर इज दस अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद इन दी स्टेट्स। और इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है पावर शेयरिंग की इन स्टेट्स के बीच में। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल पावर शेयरिंग है इंडिया में, उसे एक और टायर की ज़रूरत है गवर्नमेंट के। बिलो दैट द स्टेट्स गवर्नमेंट, वो जो स्टेट्स गवर्नमेंट के नीचे आए, वो थर्ड टायर जिसे कहते हैं, जो हमने पढ़ा था शायद म्यूनसिपैलिटी या पंचायत जो टायर होता है वो। एंड दिस इज द रैशनल एम फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये मेन चीज है डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए पावर को। दस रिजल्टेड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। और वही उससे जो थर्ड टायर हमारी गवर्नमेंट बनी, उसे लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. और जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी, उस चीज को कहा गया है decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. जो मेन एम था कि क्यों थर्ड टायर बनाना था, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती थी क्या लोकल गवर्नमेंट का या लोकल जगहों का? तो ये बात थी क्या, बेसिक आइडिया जो था ये डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, वो ये था कि जो बड़ी बड़ी लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं लोकल लेवल पे ही सेटिस्फाई हो जाएं, वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ना जाने पड़े। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, क्योंकि पीपल्स को अपनी लोकेलिटीज का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है तो वो काफ़ी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। उन्हें ये भी आइडिया अच्छा होता है कि कहाँ पर पैसा स्पेंड करना है और किस तरह से मैनेज करना है थिंग्स को बहुत ही इफिशिएंटली। डिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल। लोकल लेवल पे अगर ये देखें तो ये लोगों के लिए बहुत ही पॉसिबल होता है टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके कारण दिस हेल्प्स टू इनकलकुलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इस कारण से पीपल्स को एक हैबिट भी होती है, एक आदत होती है किस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन वो करेंगे। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा रास्ता है ये रियलाइज करने के लिए कि प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी का, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। The need for decentralization was recognized in our constitution. जो ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की वो रिकॉग्नाइज की गई है या की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। Since then, और उसके बाद से there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. और उस दिन के बाद से ही, जब से कॉन्स्टिट्यूशन को ये रिकॉग्नाइज हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उस दिन के बाद से बहुत सारे अटेम्प्ट्स ऐसे लिए गए ताकि डिसेंट्रलाइज कर सके पावर को विलेज और टाउन लेवल पर। पंचायत इन villages and municipalities in urban areas were set up all in the states. स्टेट्स में हर जगह पर पंचायत होती है और म्यूनसिपैलिटीज जो हैं उन्हें बिठाई गई ताकि पर्टिकुलर उस एरिया का या उस लोकल लेवल पर डिसीजन लिया जा सके।
बट दिस वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट बनने के बाद भी ये इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में ही थी। डायरेक्टली अगर देखें तो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थी। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, और इन लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास में अपनी खुद की कोई पावर या कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे। दस देयर वॉज लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, और इसीलिए हम कह सकते थे कि बहुत ही छोटा डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म्स में देखा जाए तो बहुत ही बारीक सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, क्योंकि उनके पास पूरी पावर्स या अथॉरिटी नहीं थी। A major step towards decentralization was taken in 1992. 1992 में एक सबसे बड़ा स्टेप लिया गया towards decentralization. The constitution was amended to make the three tier of democracy more powerful and effective. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा या अमेंड किया कि थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो भी बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव होनी चाहिए। Now it is constitutionally mandatory to hold regular election to local government bodies. अब फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि मैंडेटरी है या ये ज़रूरी है कि अब रेगुलर इलेक्शंस लिए जाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए भी। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज। इलेक्टेड बॉडीज जो है उसमें सीट्स रिजर्व करके रखनी है, और एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, ST SC हम जो बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखनी है। मतलब उन्हें भी पूरा हक होगा कि वो भी गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकें, या उनके लिए भी रिजर्व सीट्स को रखा जाएगा इलेक्टेड बॉडीज में। At least 1/3 of all the position are reserved for women's. Women's के लिए भी 1/3 जो पोजीशन है, ओवरऑल में से जो 1/3 पोजीशन है वो जैसे 3 सीट्स में से 1 सीट्स वुमेन के लिए भी रखी जाएंगी। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state or conduct पंचायत and municipal elections. एक independent या अलग अलग कह सकते हैं independent institution बनाए गए थे जिन्हें State Election Commission कहा जाता था, जो create किए गए थे, अब बनाए गए थे state मतलब हर state के लिए, ताकि वो पंचायत और municipalities के elections ले। The state government are required to share some powers. State governments की जरूरत थी वो कुछ powers को शेयर करें और रेवेन्यू को शेयर करें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, क्योंकि अगर रेवेन्यू या पैसा वो शेयर नहीं करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस या अपने कोई चीज़ें अगर उन्हें चाहिए हैं, जैसे रोड खराब है या स्कूल बनवानी है या पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे सॉल्व करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पैसा उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से मिलता था, उन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये जो नेचर था शेयरिंग का, किस तरह से कितना शेयर करना है, ये स्टेट्स टू स्टेट्स अलग अलग था। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायत राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट थी उन्हें सबसे ज्यादा पंचायती राज के नाम से जाना जाता था। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स, हर विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का, उसे ग्राम पंचायत कहा जाता था। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। ये एक काउंसिल होती थी या एक ग्रुप होता था जिसके अंदर बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते थे जिन्हें पंच कहा जाता था। एंड प्रेसिडेंट और अ सरपंच, और एक उसमें प्रेसिडेंट होता, मतलब जिसे सरपंच कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और वो किस तरह से चुने जाते थे, तो उस पर्टिकुलर वार्ड में जितने लोग हैं वो लोग इलेक्शन के थ्रू उन्हें जिताते थे या वोटिंग के थ्रू उन्हें जिताते थे। और विलेज, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज, और ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी थी पूरे एंटायर विलेज की। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायत किसके अंडर में काम करता था, तो ग्राम सभा के सुपरविजन में। मतलब पंचायत एक पर्टिकुलर विलेज का और ग्राम पंचायत मतलब बहुत सारे विलेज मिलकर, तो उनके अंडर में पंचायत काम करता था। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, सारे के सारे वोटर्स जो थे विलेज के वो उसके मेंबर्स होंगे। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget to a ग्राम पंचायत, और ये जरूरी था कि वो एटलीस्ट 2 से 3 बार साल में मिले अपने एनुअल बजट को शो करने के लिए, अप्रूव करने के लिए ग्राम पंचायत को, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस का रिव्यू लिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
Thank you so much. Thanks a lot.